तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 6, जिसका यूनिट नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अपने लास्ट लेक्चर तक इसके कई सारे टॉपिक यानी कि अपन ने कवर कर लिए थे, और आज जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इसके बाद अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत ही सिंपल है चैप्टर, तो जिसके आज अपन टॉपिक स्टार्ट करें। सबसे पहला है हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ अ बिल, मतलब अपन को कैलकुलेट करनी है ड्यू डेट, मतलब बिल की ड्यू डेट अपन को कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस इस ड्यू डेट को कैलकुलेट करने के कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि अपन बताने वाले हैं, यानी 3 से 4 पॉइंट हैं जो कि अपन को इसमें कवर करने हैं। पहले अगर अपन बात करें कि अगर ड्यू डेट बिल की, अगर उन्होंने कोई स्पेसिफाइड डेट दे रखी है तो वही बिल की ड्यू डेट होगी। सपोज दैट उन्होंने 25 अक्टूबर दे रखा है, कितना जी 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 2020, अगर ये दे रखी है स्पेसिफाइड डेट है तो अपन इसके मतलब ये स्पेसिफाइड जो डेट है यही हमारी कौन सी डेट होगी जी, ड्यू डेट। बात समझ में आ रही है आपको, यानी स्पेसिफाइड डेट दे रखी है अपन को 25 अक्टूबर 2020, यही अपनी ड्यू डेट होगी। इसका अपन बोलते हैं स्पेसिफाइड अगर डेट दे रखी है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को यहाँ पे। तो ये है पहला पॉइंट, ठीक है, स्पेसिफाइड डेट। अगर इस बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, तो पॉइंट नंबर 2 का मतलब ये है कि अगर मंथ में दी है, मंथ में, ठीक है, जैसे अपन को मान के चलते हैं कोई बिल था जो कि उन्होंने लिखा है 3 मंथ का, कितना जी 3 मंथ, और आज की डेट अपन मान लेते हैं 16 अप्रैल, मान के चलते हैं 16 अप्रैल 2020 मान लेते हैं, एक डेट ले ली है, और 3 मंथ का अगर बिल लिखा है तो अपन ड्यू डेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो मंथ उसमें ऐड होंगे। तो 16 अक्टूबर 2003 मंथ का बिल लिखा है तो 3 मंथ अपन कैलकुलेट करेंगे, 16 अप्रैल से 16 मई 1 मंथ, 16 मई से 16 जून 2 मंथ, और 16 जून से 16 जुलाई 3 मंथ, और ग्रेस के 3 डेज और ऐड होंगे 17, 18 एंड 19। तो ये इसकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी जी 19 जुलाई 2020। ठीक है जी, ये हो गया जी मंथ का, मंथ है तो मंथ के अकॉर्डिंग अपन काउंट करेंगे 16 अप्रैल से 16 मई, 16 जून, 16 जुलाई, और 3 डेज अपन ग्रेस के इसमें ऐड करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये है अपना कौन सा मंथ का सिस्टम। अगर गाइस मंथ का नहीं है तो इसमें एक और केस और है, हो सकता है कि ये डेज में दिया हो, जैसे बिल लिखा था 16 अप्रैल को और 3 मंथ का, हो सकता है 16 अप्रैल को ही लिखा हो लेकिन ये लिख दिया है 35 डेज का, या मान के चलते हैं अपन 20 डेज का लिखा है जी, कितना 20 डेज। तो हम लोग क्या करेंगे 16 अप्रैल से 20 डेज काउंट करेंगे और उसमें अपन 3 डेज ग्रेस के ऐड कर देंगे, तो ये अपना हो जाएगा जी किसमें जी, डेज में। ठीक है, 16 अप्रैल में 20 डेज अपन ऐड करेंगे, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से 20 डेज ऐड करेंगे। जौन सी डेट आएगी मई में, 4 में, 3 में, उसमें अपन 3 डेज किसके ऐड करेंगे जी, ग्रेस के ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा अपना डेज का सिस्टम। अगर डेज का दे रखा होगा तो अपन डेज ऐड करेंगे, मंथ का दे रखा होगा तो अपन मंथ ऐड करेंगे, डेट से अपन को ऐड करने का है। बात समझ में आ रही है, यानी 16 अप्रैल से अगर मैं बात करूं तो अपन को 20 डेज का अगर बिल लिखा गया है तो 16 अप्रैल, यानी कि अप्रैल में हमारे कितने डेज होते हैं जी 13, 16 से लिखा गया है तो 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, और 10 डेज यानी 15 डेज तो अप्रैल के हो गए, और 4 डेज यानी 5 डेज हो गए अपने मई के, क्योंकि 13 अप्रैल तक तो 15 डेज आ ही जाएंगे अपने, और मई में चले जाएगी 5 तक, तो 15 5 में हो गया, और उसमें 3 दिन अपन ग्रेस के ऐड करेंगे तो 8 में इसकी ड्यू डेट होगी। अपन को 20 डेज इसमें ऐड करने हैं। अगर इसको डेज में दे रखा है तो अपन डेज में ऐड करके निकाल लेंगे, और अगर मंथ में दे रखा है तो मंथ में अपन निकाल लेंगे। तो डेज 16 अप्रैल से अपन ऐड करेंगे 20 डेज, तो 5 मई तक जाएगा, और उसमें 3 डेज अपन ग्रेस के ऐड करेंगे तो 8 मई इसकी क्या होगी जी गाइस, ड्यू डेट होगी। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं गाइस, अगर ड्यू डेट जो है अगर उस पर कोई पब्लिक हॉलिडे हो रहा है, क्या हो रहा है जी, पब्लिक हॉलिडे, यानी कि वो हॉलिडे जो पहले से ही डिसाइड होते हैं कैलेंडर ईयर के, वो पब्लिक हॉलिडे होते हैं। तो अगर मान के चलते हैं 8 मई को जो भी डेट आई थी ड्यू डेट 8 मई, अगर मान के चलते हैं हॉलिडे है पब्लिक 8 मई का, तो अपन इसमें ड्यू डेट कौन सी रहेगी जी, 7 मई, एक दिन पहले, क्योंकि ये जो हॉलिडे है वो पहले से डिसाइडेड है, पब्लिक हॉलिडे कैलेंडर ईयर में पहले से डिसाइड होता है। लेकिन अगर मान के चलते कोई इमरजेंसी की गई है, यानी इमरजेंसी पर 8 मई पे कोई हॉलिडे किया गया है, तो इसका नेक्स्ट डे यानी कि अपन कौन सा डेज लेंगे, 9 मई। तो गाइस ये थोड़ा सा याद रखना, अगर पब्लिक हॉलिडे है 8 मई को तो उससे पहले बिफोर अपनी जो होगी ड्यू डेट होगी
और अगर 8 मई को इमरजेंसी में कोई हॉलीडे रखा गया है तो अपना आफ्टर होगी, यानी नेक्स्ट डेट होगी, यानी बिफोर 7 मई ये पब्लिक हॉलीडे के केस में है और इमरजेंसी के केस में नेक्स्ट डे होगा। गाइस ये इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको हमेशा याद रखेंगे। पब्लिक हॉलीडे अगर ड्यू डेट आ रही है तो उसे बिफोर यानी एक दिन पहले वाला, और अगर इमरजेंसी में कोई हॉलीडे किया गया है जो पहले से डिसाइड नहीं था तो फिर नेक्स्ट डे अपन लेंगे, यानी कि 9th मई। तो आई होप कि गाइस ये आपको समझ में आया होगा हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ अ बिल, ठीक है। और गाइस अपन ने बात करी थी कि ग्रेस पीरियड अपन चेक में नहीं ऐड करते क्योंकि डिमांड पर क्या होता है, पे होता है डिमांड पर, ठीक है जी। अब बात करते हैं गाइस नोटिंग चार्जेस के बारे में, तो ये अपना पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अपन बात करते हैं नोटिंग चार्जेस के बारे में। गाइस नोटिंग चार्जेस का मतलब होता है कि ये नोटरी पब्लिक के द्वारा ये नोटिंग चार्जेस लिए जाते हैं, यानी कि जिसके पार्टी की वजह से बिल हमारा जो डिसऑनर हुआ है उस पर ये नोटिंग चार्जेस लगाए जाते हैं, ठीक है। जिस पार्टी की वजह से क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है, तो नोटरी पब्लिक इस चार्ज को लेती है, उसे अपन बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, ठीक है गाइस। उसके बाद अपन बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। ये थोड़ा सा मोस्ट है, इसको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे। ये रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या है? रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब है गाइस कि मान के चलते हैं कोई पार्टी ने बिल एक्सेप्ट किया था, तो उसकी जो ड्यू डेट थी सपोज दैट वो थी 15th मई, ठीक है जी गाइस। क्या थी वो 15th मई, ढंग से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिन्यूअल ऑफ बिल का। तो 15th मई को उन्होंने क्या करा था कि ड्यू डेट थी 15th मई को, जिसने बिल एक्सेप्ट करा था उसको 15th मई को पैसा पे करना था इस बिल का, लेकिन वो 15th मई ड्यू डेट को पैसा पे नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरा बिल क्या कर दो, रिन्यूअल कर दो, मतलब मेरे को 2 महीने का टाइम और दे दिया जाए। तो 15th मई से अगर मैं 2 महीने अगर लगाऊंगा तो 15th मई से 15th जून, 15th ऑफ जुलाई और 3 दिन ग्रेस, यानी 18 जुलाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 18 जुलाई मतलब कि 15th मई था इसकी ड्यू डेट और अपन ने इसको 2 मंथ और एक्स्ट्रा कर दिया इसने। तो अब यहां से लेके यहां तक किस मंथ की अपन को एक तो इंटरेस्ट जिस पार्टी ने एक्सेप्ट किया था उसी पर ये इंटरेस्ट लगेगी, प्लस उसका जो ओरिजिनल अमाउंट है, यानी कि अपन बोल सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों का ऐड होगा अमाउंट और फिर बिल को रिन्यू कराया जाएगा। यानी 15 मई से 18 जुलाई तक उसने 2 महीने एक्स्ट्रा करवाए मांगे हैं, तो 2 महीने का इंटरेस्ट वो देगा और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, इन दोनों का बिल बना के उसको रिन्यू करा जाएगा। ये न्यू बिल मान के रिन्यू करा जाएगा। जो ओल्ड बिल था उससे अपन क्या कर देंगे जी, रिवर्स कर देंगे, यानी उसे खत्म करेंगे, ठीक है। और 15 मई को नया बिल लिखा जाएगा, तो उसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों लिखी जाएगी। 2 महीने उन्होंने एक्स्ट्रा मांगे हैं, ठीक है, रिन्यूअल करवा रहे हैं, तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है गाइस। एक तो कंडीशन हो सकती है ये। कंडीशन नंबर सेकंड ये हो सकती है कि वो बोल रहा है कि भैया 2 महीने का जो मैं आपसे टाइम ले रहा हूं, तो मैं इंटरेस्ट तो इसको इमीडिएटली पेड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं जी, इंटरेस्ट तो 2 महीने का जो भी बनता है मुझे बताइए इमीडिएटली। तो केवल आप मेरा जो बिल है वो कितने का बनाइए, केवल प्रिंसिपल अमाउंट का। बात समझ में आ रही है गाइस? केवल किसका बनाइए, प्रिंसिपल अमाउंट का। इंटरेस्ट में इमीडिएटली पेड कर रहा हूं। पहली कंडीशन में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को ऐड करके बिल रिन्यूअल किया जा रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट इमीडिएटली पेड नहीं कर रहा है। सेकंड वाले केस में इंटरेस्ट इमीडिएटली पेड कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं बिल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है केवल इसी को क्या करवाना है, मेरे को रिन्यू करवाना है। इंटरेस्ट जो 2 महीने की है वो मैं आपको इमीडिएटली पेड कर रहा हूं, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। वो मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का कुछ अमाउंट, यानी कुछ पार्शियल अमाउंट मान के चलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो उसका था 2 लाख, और 2 लाख में से वो 50,000 अभी पेड करा है, यानी कि इंटरेस्ट और प्लस जो हाफ पेमेंट है 50,000, यानी पार्शियल पेमेंट, हाफ नहीं बोलेंगे, पार्शियल पेमेंट है, वो उसको इमीडिएटली पेड कर रहा है। तो बचा इसका जो पार्शियली जो पेमेंट है, यानी कितना रह गया जी, 1.5 लाख। प्रिंसिपल अमाउंट है जी 1,50,000, इसके लिए वो क्या करवा रहा है, बिल बनवा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट इमीडिएटली पेड कर रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ पार्शियल अमाउंट भी पेड कर रहा है, 50,000, और बचा जो पार्शियल अमाउंट है उसको वो क्या कर रहा है, बिल बनवा रहा है, नया बिल। बात समझ में आ रही है गाइस? तो इसके 3 केस हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को पूरा रिन्यू करवाए, या फिर इंटरेस्ट इमीडिएटली पेड करते हैं उन 2 महीनों के, मतलब जितने महीने के लिए भी वो बिल रिन्यूअल करवाना चाहता है, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, और केवल बिल प्रिंसिपल अमाउंट करवाए। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि वो इंटरेस्ट भी इमीडिएटली पेड कर रहा है और उस बिल का कुछ पार्शियल अमाउंट भी अभी पेड कर रहा है, और रिमेनिंग जो पार्शियल अमाउंट है उसको वो बिल बनवाना चाहता है, ठीक है। तो ये कुछ 3 कंडीशन इसमें अपन पढ़ने वाले हैं रिन्यूअल ऑफ बिल में। अब बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट के बारे में। रिबेट का मतलब होता है जी छूट, ठीक है। अब ये क्या है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ऐसा है गाइस कि मान के चलो एक्सेप्टर ने, यानी एक्सेप्ट जिसने करा था बिल, उसने 3 महीने का बिल एक्सेप्ट किया था, कितने का, 4th पॉइंट समझा रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट। उसने 3 मंथ का एक बिल एक्सेप्ट किया था, लेकिन जिस पार्टी ने एक्सेप्ट किया उसने बोला कि 2 महीने बाद ये बात बोलती है वो
कि हम 2 मंथ के बाद ये आपको मतलब पेमेंट देना चाहते हैं, अभी देना चाहते हैं 2 मंथ में, मतलब 2 महीने बाद पेमेंट देना चाहते हैं, तो अभी कितना महीना और रह रहा है, 1 मंथ और है ना ड्यू डेट को आने में, लेकिन वो 2 मंथ में पैसा आपको दे रहे हैं कि अब 2 मंथ कंप्लीट हो गए, हम आपको इस बिल का पैसा दे रहे हैं। लेकिन वो ये बात बोलते हैं कि हम अगर आपको इमीडिएट अब यानी ड्यू डेट से पहले जो पेमेंट कर रहे हैं, कितने महीने पहले पेमेंट कर रहे हैं, 1 मंथ, तो इसका हमें कुछ रिबेट दे दिया जाए, 1 मंथ का क्या दे दिया जाए जी, रिबेट दे दिया जाए। तो गाइस अगर जिसको बिल रिसीट हुआ था, यानी एक्सेप्टर ने तो एक्सेप्ट किया था और रिसीटर को क्या होता है, रिसीट को मिला था, बात समझ में आ रही है, यानी कि एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया था और जिसको ये बिल रिसीट हुआ था, तो जिसको बिल रिसीट हुआ है बात करते तो उसके लिए तो गाइस ये हो जाएगा एक्सपेंसेस, ठीक है, और जिसने ये एक्सेप्ट किया था उसके लिए गाइस ये हो जाएगा इनकम, यानी एक्सपेंसेस किसके लिए हो जाएगी, यानी एक्सपेंसेस हो जाएगा जिसको ये बिल रिसीट हुआ था और जिसने एक्सेप्ट किया था उसके लिए इनकम हो जाएगी, क्योंकि एक्सेप्टर ही तो बोल रहा है कि मैं 2 मंथ के बाद इसका पेमेंट कर रहा हूं, यानी कितने महीने पहले कर रहा है, वो 1 मंथ पहले कर रहा है, तो 1 मंथ के लिए उसको क्या देना है, रिबेट देना है, वो कर रहा है कुछ मेरे को छूट दे दी जाए, तो जिसको छूट मिल रही है उसके लिए तो ये इनकम हो गई, और जो छूट देगा उसके लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंसेस हो गया, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये एक्सेप्टेंस, यानी जिसने एक्सेप्टेंस दी उसके लिए तो इनकम है, और जिसको बिल रिसीट हुआ था उसके लिए गाइस क्या है, एक्सपेंसेस रहेगा। ये होता है रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट, यानी हम बिल को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और वो भी कब, ड्यू डेट से पहले, तो जितने दिन पहले वो खत्म कर रहे हैं उसके लिए वो क्या चाहते हैं जी, रिबेट लेना चाहते हैं। तो ये एक पार्टी के लिए एक्सपेंसेस और सेकंड पार्टी के लिए क्या है जी, इनकम। तो गाइस ये थे अपने 4 पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ अ बिल, और सेकंड था नोटिंग चार्जेस, थर्ड था रिन्यूअल ऑफ बिल, और फोर्थ था रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट। आई होप कि गाइस ये चारों के 4 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जैसे कि अपन ने एंट्रीज नहीं समझी इसमें, तो कोई इशू नहीं है, अभी एंट्रीज जो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं, बस अपन को याद रखना है कि एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है और इनकम्स का बैलेंस क्या होता है, तो उसी से अपन लोग रिबेट का अनुमान लगाएंगे कि डीआर करेंगे या सीआर करेंगे, ठीक है गाइस। रिन्यूअल ऑफ बिल बता दिया आपको, रिन्यूअल करवाएंगे बिल को, नोटिंग चार्जेस के बारे में बता दिया है कि डिसऑनर होता है बिल, तो जिस पार्टी के पे डिसऑनर हो उससे नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, वसूल किए जाते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल, ये भी आपको मैंने बता दिया, इसमें मैंने 5 कंडीशन है, कंप्लीट करिए, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस अपन कर रहे हैं स्टार्ट आपके क्वेश्चन, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें तो अपन तो मॉड्यूल ही कवर करा रहे हैं, तो अपन इसका इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जो कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट गाइस आप निकालेंगे, जो कि आपके पेज नंबर दे रखा है 6.9 पे, यानी आपके मॉड्यूल में दे रखा है जी 6.9 पे, ठीक है गाइस। तो अपन इसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। तो गाइस पहला जो आपका इलस्ट्रेशन है वो ये दिया हुआ है कि विजय सोल्ड करता है गुड्स टू प्रीतम, यानी विजय ने गुड्स सोल्ड किया किसको जी, प्रीतम को, और 1 सितंबर 2016 को 1,06,000 का, यानी विजय ने सोल्ड किया है गुड्स किसको, प्रीतम को, कौन सी डेट को जी, 1 अप्रैल 2016 1,06,000। प्रीतम ने क्या करा कि इमीडिएटली एक्सेप्टेंस दे दी है 3 मंथ के बिल पे, ठीक है, यानी वो कितने महीने बाद इसका बिल का पेमेंट करेगा, 3 महीने बाद, 3 मंथ का। ऑन ड्यू डेट ऑफ द प्रीतम रिक्वेस्ट दैट द बिल रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ। इन्होंने क्या करा कि ड्यू डेट पे प्रीतम ने रिक्वेस्ट करी, जैसे कि अपन ने बताया रिन्यूअल ऑफ बिल, इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि इस बिल को फ्रेश बनाया जाए, कितने महीने का और दिया जाए, 2 मंथ और दिया जाए। विजय एग्री हो जाता है, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट, लेकिन वो कितने परसेंट इस पर इंटरेस्ट लगाता है, 9% वाज पेड इमीडिएटली इन कैश। तो यानी कि जो कौन था, प्रीतम था, वो 9% इंटरेस्ट 2 मंथ की इमीडिएटली पेड कर देता है, किसको जी, विजय को। उसके बाद लिख रहा है टू दिस प्रीतम वाज एग्रीबल, तो प्रीतम भी एग्री हो जाता है 9% इंटरेस्ट देने के लिए। द सेकंड विल वाज मेट ऑन ड्यू डेट, और जो सेकंड बिल है वो ऑन ड्यू डेट क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, गिवन द जनरल एंट्री द बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम, ठीक है गाइस। तो अपन ये एंट्रीज पोस्ट करने वाले हैं, तो पहले अपन बात करते हैं किसके यहाँ पे जी, विजय के यहाँ पे, किसके यहाँ पे, विजय। तो ध्यान से समझिएगा, विजय के अपन यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर रहे हैं और आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। देखो गाइस सबसे लगा विजय ने सोल्ड करा है गुड्स प्रीतम को, कौन सी डेट को जी, 1 सितंबर 2016, 1 सितंबर 16 को विजय ने गुड्स सोल्ड किया किसको, प्रीतम को। एंट्री अपन लोग क्या पोस्ट करने वाले हैं जी, प्रीतम अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है गाइस, कितने रुपए का, 1,06,000 का, ठीक है, इतनी रुपीस का इसने सोल्ड किया है प्रीतम को, और प्रीतम ने 3 मंथ का बिल एक्सेप्ट कर लिया इमीडिएटली। तो अपन ने एंट्री क्या करेगा विजय अपने यहाँ पे, यानी बीआर अकाउंट डीआर
टू प्रीतम। बात समझ में आ रही है गाइस, टू प्रीतम, क्योंकि विजय के यहाँ पे अगर बात करूं तो प्रीतम कौन है, इसका डेटर है, और डेटर से हमेशा क्या रिसीट होता है जी, बीआर। तो बीआर अकाउंट दिया टू प्रीतम 1,06,000। गाइस बात समझ में आ रही है, यानी कि ये सेकंड एंट्री भी 1 सितंबर 16 को ही अपन पोस्ट करेंगे, यानी कि अपन ने प्रीतम अकाउंट दिया टू सेल्स करा, उसके बाद फिर बीआर अकाउंट दिया टू प्रीतम कर दिया 1,06,000 से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसकी ड्यू डेट निकालने की कोशिश करते हैं जी, ड्यू डेट, ठीक है। तो अपन इसकी ड्यू डेट देखेंगे 3 मंथ। अगर मैं बात करूं 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 नवंबर और 1 दिसंबर और 3 डेज ग्रेस के, तो इसका मतलब कौन सी डेज आएगी, 4 दिसंबर 16। नेक्स्ट दोबारा देखते हैं, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, ठीक है जी, और 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, ठीक है, और 1 नवंबर से 1 दिसंबर और 3 दिन ग्रेस के, तो 1 दिसंबर में 3 डेज ग्रेस के ऐड करेंगे तो 4 दिसंबर को आएगा। अब इन्होंने क्या करा कि उस ड्यू डेट पे आके उन्होंने बोला कि फ्रेश बिल बना दिया जाए, कितने महीने का, 2 मंथ का। तो गाइस पहले एक बात कर लेते हैं, 4 दिसंबर 16 को पहले जो पुराना बिल था, कौन सा वाला, बीए, इसको अपन क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो अपन एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, प्रीतम को अपने वापस से डेटर बनाएंगे जी, प्रीतम अकाउंट डीआर टू बीआर अकाउंट। तो गाइस ये तो पहले जो अपना बिल लिखा गया था उसको अपन ने कैंसिल कर दिया है, यहाँ पे 1,06,000 का। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ये जो बिल था ये ड्यू डेट पे अपन ने इसको रिवर्स कर दिया, ये खत्म हो गया। अब फ्रेश बिल लिखना है अपन को 2 मंथ का। तो गाइस उसके लिए इसने आगे बात बोली है कि ये जो 9% जो पेड करेगा इमीडिएटली, तो 9% इमीडिएटली इस पर जो इंटरेस्ट है उसको पेड करेगा। तो गाइस कौन सी डेट को करेगा, 4 दिसंबर 16। कितने मंथ की इंटरेस्ट पेड करेगा, 2 मंथ की। तो अपन इस पर 2 मंथ की निकालेंगे, तो 1,06,000 पर 2 मंथ की इंटरेस्ट निकालेंगे, और कितने परसेंट से दे रहा है जी, 9/100 से। बात समझ आ रही, 9% से इसने बात करी है, तो अपन इसका गाइस निकाल लेते हैं, 20 से 9/100 और 2/12, ठीक है जी। 2/12 यानी 2 महीने का निकालना है, 9% इंटरेस्ट के साथ 20 से 20 चली जाएंगी, और ये 2 6 से चला जाएगा, और अपन इसको भी लेस करा लेते हैं, 3 2 6 और 3 3 9, और 2 से इसको काटेंगे, 2 5 10, 2 3 6, 5 30, और मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 और 3 3 9, तो 1590 की इसकी इंटरेस्ट बनी है, जो कि ये इमीडिएटली पेड कर रहा है। तो गाइस अब जरा एंट्रीज देखना, अपन क्या पोस्ट करने वाले हैं। एक तो इसको बीआर मिलेगा, नया बीआर, तो बीआर अकाउंट डीआर, ठीक है। एक इसको मिलेगा जी कैश अकाउंट डीआर, ठीक है जी, कितने रुपए का, तो 1,06,000 का तो नया बिल, और 1,590 रुपए का इसको इंटरेस्ट मिलेगा कैश में, और ये सब किससे मिल रहा है जी, टू प्रीतम से। बात समझ में आ रही है गाइस, टू प्रीतम से, तो 1,07,590, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी कि इसने क्या करा है, एक तो बीआर जो ओल्ड बीआर था वो कैंसिल कर दिया, और उसके बाद उसने नया बीआर लिख दिया है, तो नया बीआर एंट्री यानी बीआर अकाउंट दिया टू प्रीतम, और इसने कैश भी इमीडिएटली दे दिया, इंटरेस्ट का 1,590, तो इसने कैश लिख दिया 1,590, यानी बीआर अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया 1,590, और टू प्रीतम अकाउंट 1,07,590। तो 2 मंथ का जो इंटरेस्ट था, अपन ने कंडीशन पड़ी थी, एक तो इंटरेस्ट इमीडिएटली पेड कर दियो, और जो ओरिजिनल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका बिल ये क्या करवाए, रिन्यू करवाया। तो इसने ओरिजिनल बिल को ही रिन्यू करवाया, तो इस पर इंटरेस्ट बनती थी वो इमीडिएटली पेड कर दिया। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गई होगी। अब 4 दिसंबर से अपन लगाएंगे कितने महीने, 2 मंथ, ठीक है, और वो ड्यू डेट पर मैच्योर हो गया, पैसा उसका मिल गया, तो अपन उसकी भी एंट्री पोस्ट करने वाले हैं। विजय के यहाँ पे लास्ट एंट्री पोस्ट होगी, जो कि अपन को करनी है, और कौन सी डेट को अपन देखते हैं अभी, यानी कि इसने जो नया बिल लिखा था वो कब लिखा था जी, दिसंबर में। कौन सी दिसंबर को, 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर से गाइस अगर 2 मंथ की अपन बात करते हैं, तो 4 दिसंबर से 4 जनवरी और 4 फेब, 3 डेज और ऐड करेंगे, तो 7 फेब, कौन सा ईयर था इसका, 16, तो 7 फेब 17। बात समझ में आ रही है गाइस, यानी अपन ने 2 मंथ ऐड करे हैं 4 दिसंबर में। 4 दिसंबर जो था 16 का था, उससे 4 जनवरी 17, और 4 जनवरी 17 से लेके 4 फेब 17, और 3 अपने डेज ग्रेस की ऐड कर दी है, तो 7 ऑफ फेब। एंट्री इसको पैसा मिलेगा, एंट्री पोस्ट होगी कैश अकाउंट डीआर टू बीआर अकाउंट, ठीक है गाइस। 1,06,000 का जो ओरिजिनल बिल था वो इसको पैसा मिल गया 7 फेब को, ठीक है गाइस। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रीतम के यहाँ पे, क्योंकि अपन ने तो यहाँ पे किसके यहाँ पे एंट्री पोस्ट करी है, विजय के यहाँ पे। अब अपन बात करेंगे प्रीतम के यहाँ पे। गाइस प्रीतम के यहाँ पे भी एंट्री बहुत सिंपल होने वाली है, जरा ध्यान से समझिएगा किस तरीके से अपन इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो जरा प्रीतम के यहाँ पे अपन एंट्री पोस्ट करेंगे, तो वो जरा देखेंगे किस तरीके से अपन इसको एंट्रीज को पोस्ट कर रहे हैं। तो पहली एंट्री जो थी, अगर ये विजय के लिए अगर ये सेल है, तो प्रीतम के लिए क्या है परचेज, तो वो एंट्री पोस्ट करेगा
परचेज अकाउंट DR टू विजय, बात समझ में आ रही है गाइस, टू विजय अकाउंट 1,06,000 का, ठीक है। और कौन सी डेट को, डेट भी अपन लिख देते हैं 1 सितंबर 16 को, ठीक है। और उसके बाद इमीडिएटली इसने बिल लिख दिया है 3 मंथ का, तो एंट्री पोस्ट हुई थी विजय अकाउंट DR टू BP, क्योंकि इसके लिए क्या होगा BP, क्योंकि क्रेडिटर है विजय इसके यहाँ पे, तो ये विजय को BP देगा, कितने का जी 1,06,000 का, बात समझ में आ रही है। इसकी जो ड्यू डेट हुई थी, तो वो ड्यू डेट अपनी कौन सी आ रही थी 4 दिसंबर 16, तो जो पुराना वाला जो बिल था पहले वो कैंसिल किया गया, तो जो कैंसिल किया गया तो BP को BP अकाउंट DR कर दिया गया और टू विजय को वापस से अपना क्रेडिटर बना दिया गया 1,06,000। तो आई होप कि गाइस ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। जैसे अपन ने प्रीतम क्या में एंट्री पोस्ट करी, ऐसे सेम अपन लोग कहां पे एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, विजय के यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो अब उसने क्या करा कि इंटरेस्ट दी, तो पहले इंटरेस्ट वो कितने महीने की दे रहा है, 2 महीने की, तो 4 दिसंबर 16 को पहले हमने इंटरेस्ट ड्यू करी, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो एंट्री पोस्ट होगी इंटरेस्ट अकाउंट DR टू विजय अकाउंट, ठीक है। ये अपना लॉस इसके लिए, तो ये इंटरेस्ट को हमने DR करा, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू विजय 1590 रुपए, बात समझ में आ रही है गाइस, कितना जी 1590, 4 दिसंबर को, और उसने 4 दिसंबर को ही पे कर दिया और नया बिल भी लिख दिया। तो गाइस उसकी एंट्री क्या पोस्ट होगी, जरा उसको भी अपन देख लेते हैं। 4 दिसंबर, बहुत ही सिंपल एंट्री है, बहुत ही इजी है, ये आपने जो सीखी हुई है बस उसको ही मैं रिकॉल करवा रहा हूं, कोई नई एंट्री इसमें नहीं है, ठीक है गाइस। तो अब जो नई एंट्री है 4 दिसंबर 16 को एंट्री जो हुई है विजय अकाउंट DR टू BP और टू कैश, क्योंकि ये कैश पेड करेगा, तो जी यहाँ पे 1590, ठीक है, 1,06,000 और टोटल जो है वो 1,07,590 रुपए टोटल विजय, जिसमें से BP 1,06,000 का और कैश 1590, और ड्यू डेट पे बिल पेड हो गया, तो वो था 7 Feb 17 को एंट्री पोस्ट होगी जी BP अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कितना जी 1,06,000 रुपए जो ये बिल लिखा गया था वो अपन ने पेड कर दिया है 7 Feb को, एंट्री BP अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये अपन ने पोस्ट करवा दिया है, ये 4 दिसंबर को एंट्री अपन ने BP कैंसिल करने की, उसका इंटरेस्ट, फिर अपन ने विजय टू BP और कैश कर दिया और BP अकाउंट DR टू कैश। तो गाइस यहां पे कैश नहीं लिखा, लिखेंगे अपन यहां पे लिखेंगे टू बैंक, ठीक है गाइस, टू बैंक अकाउंट, तो 1,06,000 रुपए इसने पेड कर दिया। गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये थे अपने कुछ पॉइंट जिसमें कि अपन ने क्लियर करा लिया है, ठीक है गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं अपन इंसॉल्वेंसी के बारे में। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया, इंसॉल्वेंट जिसका वर्ड है उसी का नाम होता है इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया। अब गाइस इंसॉल्वेंसी का केस क्या है कि जो पार्टी बिल को एक्सेप्ट करती है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो उससे पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, तो जो बिल जिसको रिसीट होता है, रिसीट होता है जिसको बिल, उसके लिए तो वो बैड डेट हो जाता है, और जो पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो जो पैसा वो नहीं दे पाती है वो अपने डेफिशिएंसी अकाउंट में उसे क्रेडिट कर लेती है। ये है गाइस इंसॉल्वेंसी, यानी जो पार्टी पेमेंट नहीं कर पाती है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, कुछ कारणवश वो दिवालिया हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, पार्टी पेमेंट नहीं कर पाती है, तो जो पार्टी पेमेंट नहीं कर पाती है वो उतना पैसा अपने डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट कर लेती है, और जिस पार्टी को पेमेंट रिसीट नहीं हो पाता उसके लिए क्या होता है, बैड डेट हो जाता है, यानी जिसके रिसीट होता है बिल उसके लिए वो क्या हो जाता है, बैड डेट। तो गाइस इसका एक अपन एग्जांपल लेंगे इंसॉल्वेंसी का, और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आने वाला है। तो गाइस आपके जो मॉड्यूल है वो 6.40 पेज पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिया हुआ है, उसको अपन करते हैं। तो गाइस इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 6 अपन अभी करने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर डेविड ड्रॉ अ टू बिल, मिस्टर डेविड था उसने ड्रॉ की है टू बिल एक्सचेंज 1/1/2016 यानी 1 जनवरी 2016 में तो 6,000 का और 10,000 का, और द बिल ऑफ एक्सचेंज 6,000 इज फॉर कितने मंथ का है जी, 2 मंथ का, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज और जो सेकंड बिल है 10,000 का वो कितने मंथ का है जी, 3 मंथ का। द बिल आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉम्स, या बिल किसने एक्सेप्ट किया जी, मिस्टर थॉम्स ने, ठीक है। अब इसका लिखा ऑन 4 मार्च 2016 मिस्टर थॉम्स रिक्वेस्ट करी मिस्टर डेविड से कि वो रिन्यूअल कर दे बिल, यानी फर्स्ट बिल जो है उसको रिन्यू कर दे। फर्स्ट बिल कितने महीने का था जी, 2 मंथ के लिए लिखा था, और उसको रिन्यू करवा रहे हैं, ये 18% इंटरेस्ट बनती थी,
पीरियड ऑफ 2 मंथ, कितने मंथ के लिए? 2 मंथ के लिए। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि उन्होंने इंटरेस्ट को इमीडिएटली पेड करा, तो ये सेकंड केस है, तो इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 6000 और जो इंटरेस्ट बनेगी 2 मंथ की, उन दोनों को ऐड करके इनका नया बिल बनाया जाएगा। अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ मिस्टर डेविड एग्री हुए टू दिस प्रपोजल, तो डेविड जो थे वो एग्री हो गए इस प्रपोजल से। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ऑन 20th of March 2016 मिस्टर थॉमस रिटायर कर रहे हैं, एक एक्सेप्टेंस जो बिल मिला था उन्हें 10000 का, वो इंटरेस्ट के साथ रिबेट, यानी अभी मैंने बताया था ना, अगर ड्यू डेट से पहले अगर बिल को अपन क्या करवाते हैं, डिस्काउंट करवाते हैं, तो वो कहता है कि आप पैसा तो ले लीजिए पर कुछ रिबेट देना पड़ेगा। तो जिस पार्टी को पेमेंट मिलता है उसके लिए वो जो रिबेट होता है वो क्या होता है जी, लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो वो डिस्काउंट के नाम से लेता है, और जो पार्टी को ये इनकम मिलती है उसके नाम से ये रिबेट होता है, यानी कि एक्सेप्टेंस वाले के लिए प्रॉफिट है और रिसीव जो करेगा उसके लिए लॉस है। ठीक है जी, तो 100 रुपीस में इन्होंने डिस्काउंट करवा दिया। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूअल बिल, यानी कि जो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल बिल जो था मिस्टर थॉमस का, वो बिकम इंसॉल्वेंट हो गए और उन्होंने केवल 50 पैसा ही उनसे रिकवर हो पाया। यू आर गिवन द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड, तो देखो मिस्टर डेविड के यहां पे अपन एंट्री कर रहे हैं। ठीक है जी, मिस्टर डेविड के यहां पे अपन एंट्री कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाली। सबसे पहले कौन सी डेट है जी, 1 जनवरी 16, तो 2 बीआर इनको मिले, एक तो 6000 का मिला है और एक कितने का मिला है कि 10000 का। ठीक है, तो मैं एंट्री पोस्ट कर रहा हूं, बीआर अकाउंट डीआर टू, फर्स्ट बिल है 6000 का और बीआर अकाउंट डीआर ये है 10000 का। ठीक है जी, और 2 किससे मिला है, मिस्टर थॉमस। ठीक है, अकाउंट, ठीक है, मिस्टर थॉमस से मिला है, थॉमस से, ठीक है, टू मिस्टर थॉमस अकाउंट, थॉमस बोलते हैं थॉमस। ठीक है, बीआर अकाउंट दिया, बीआर यानी कि ये, और टोटल कितने का जी, 16000 का। बात समझ में आ रही है, 1 जनवरी को। इसके बाद ये तो था कितने महीने का बिल था जी, 2 मंथ का, और ये कितने का था जी, 3 मंथ का। अगर इसकी ड्यू डेट पे इसको क्या करा है, रिन्यू करवाया गया है, तो इसकी जरा ड्यू डेट देख लेते, कब आएगी, 1 जनवरी से 1 फेब, 1 मार्च और 3 दिन ग्रेस के ऐड करेंगे तो 4 मार्च को, यानी 4 मार्च 2016 को ये बीआर रिन्यू कर रहा है। तो पहले तो इसको अपन क्या करेंगे जी, कैंसिल करेंगे। एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, मिस्टर थॉमस अकाउंट डीआर टू बीआर, पहले अपन उसको कैंसिल करेंगे। बात समझ में आ रही है, उसको अपन क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो हमने 6000 का बिल कैंसिल कर दिया और इसी डेट को एक नया बिल लिखा है जी 4 मार्च 16 को। तो पहले इन्होंने बोला है कि जो 2 मंथ की इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट से है जी, वो है 18% से। तो कितने पे, 6000 पे पहले अपन को इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी 18% से, और वो भी कितने मंथ की जी, 2 मंथ की। बात समझ में आ रही है, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, 2 से 2 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गई, 6 3 जा 18। तो यानी कितनी इंटरेस्ट बन गई जी इस पर, 180 की इंटरेस्ट बन गई है। तो हमने ये नया बीआर लिखेंगे कितने का, 6000 प्लस 180, तो टोटल 6180 का बिल लिखा जाएगा। एंट्री का जरा देखेंगे, बीआर अकाउंट डीआर टू मिस्टर थॉमस अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है गाइस, कितने रुपए से, 6180। बीआर जो था वो 6000 और उस पर जो इंटरेस्ट थी 180, तो टोटल मिला के बीआर कितने का बन गया जी, 6180 का। और टू मिस्टर थॉमस के नाम से 6000 जो बीआर रिन्यू करवाया है और इंटरेस्ट इस पर 180 रखे, इन दोनों को ऐड करके इनका नया बिल लिखा गया है। क्योंकि इससे पहले वाला जो हमने इलेक्शन किया था उसमें उन्होंने बोला था इंटरेस्ट को इमीडिएटली पेड कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो थी एक्चुअल बिल की अमाउंट, उसको ऐड करके एक नया बिल लिख दिया है 6180। तो गाइस आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब गाइस आगे चलते हैं। तो ये 4 मार्च तक की अपन ने एंट्री कंप्लीट कर ली है। उसके बाद गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है आगे नेक्स्ट कि इन्होंने 20 मार्च को जो 10000 वाला बिल था वो कितने परसेंट पर डिस्काउंट करा है, 100 रुपीस पर, वो भी 20 मार्च को, जबकि इसकी ड्यू डेट कब थी, 3 मंथ की, लेकिन उसे ड्यू डेट से पहले ही करा लिया। तो ड्यू डेट से अगर पहले ही करा लिया तो 20 मार्च को इन्होंने कराया है 16 में, 20 मार्च 16 को उन्होंने बिल कराया। तो अपन एंट्री क्या पोस्ट करने वाले हैं, इनको कितना पैसा रिसीट हुआ है, पहले एक बार ये देख लेते हैं, 9900। तो अपन एंट्री पोस्ट करेंगे बैंक अकाउंट डीआर 9900। ठीक है, इस पार्टी को पैसा मिला, बीआर इन्हीं के पास था, तो डिस्काउंट अकाउंट डीआर इनके लिए लॉस हो जाएगा। और टू बीआर अकाउंट गाइस कितने रुपए इसका, 10000 का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, टू बीआर 10000 का। जो दूसरा बिल था वो 3 मंथ का था। अगर उसके अपन ड्यू डेट देखें तो ड्यू डेट उसकी बनती है 1 जनवरी से 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 3 दिन ग्रेस के 4 अप्रैल। और उन्होंने 20 मार्च को ये कर लिया ड्यू डेट से पहले, तो इसलिए इनको 100 रुपए डिस्काउंट
कट के मिला है पैसा, इसलिए 99। तो इनके लिए लॉस है क्योंकि इनको पैसा रिसीट हो रहा है, तो 100 रुपीज इन्होंने डीआर कर दिया डिस्काउंट के नाम से और टू बीआर अकाउंट 10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है जो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल बिल जो था, रिन्यू करा था जो हमने कितने का 6180 का, कितने का जी 6180 का बिल जो ड्यू किया था, वो इन्होंने आगे लिखा है तब बिकम इंसॉल्वेंट हो गए, ड्यू डेट को केवल 50 पैसा उनसे रिकवर हो पाया। तो गाइस अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं, पहले तो ड्यू डेट देखते हैं, 4 मार्च से 4 अप्रैल, 4 मई और 3 दिन ग्रेस करेंगे तो 7 ऑफ मई, तो 7 मई 16 को केवल 6180 का 50% पैसा मिल पाया, तो 50 अपॉन 100 करेंगे, 10 से 10, 10 से 10, या फिर अपन इसका आधा भी कर सकते हैं, 50% मतलब आधा भी होगा, तो 6180 अपॉन 2, 2 3 या 6, 2 9 जा 18, तो यानी 3090 इनको पैसा मिल पाया। एंट्री जो अपन करेंगे यानी बैंक अकाउंट डीआर, ठीक है जी, बैंक अकाउंट डीआर, और इनको केवल कितना पैसा मिल पाया 3090। बात समझ में आ रही है गाइस, कितना मिल पाया 3090 टू बीआर अकाउंट 3090 का। ठीक है गाइस, तो 3090 का इनको पैसा मिल गया है ड्यू डेट पे, और इन्होंने फिर आगे क्या करा है, तो गाइस पहले हाँ, तो अपन बैंक अकाउंट डीआर टू बीआर कराए ना, तो पहले अपन इसको क्या करेंगे, ये बिल तो क्या होगा डिसऑनर हुआ है, यानी कि वो बिल तो दे नहीं पाए, तो पहले अपन बिल को कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद इस एंट्री को करेंगे। तो पहले कैंसिल करते हैं 6180 का बिल, तो एंट्री क्या पोस्ट होगी जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमने एंट्री करी थी ना बीआर टू मिस्टर थॉमस, तो हम वापस से मिस्टर थॉमस अकाउंट डीआर टू बीआर करेंगे पहले एंट्री, कितने का 6180, कैंसिल कर दिया, ये बिल तो हो गया खत्म। अब केवल मिस्टर थॉमस से केवल इसी डेट को कितना पैसा आ पाया, केवल 50%, एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू, अब केवल कौन देगा, टू मिस्टर थॉमस देगा पैसा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, टू थॉमस अकाउंट 3090। ठीक है गाइस, बात समझ में, पहले हमने ड्यू डेट पर बिल तो पेमेंट हो नहीं पाया, तो बिल को पहले कैंसिल करने की एंट्री करी है। इससे पहले अपन ने एंट्री पोस्ट करी थी बीआर अकाउंट डीआर टू मिस्टर थॉमस और टू इंटरेस्ट टोटल 6180 से। अब यहां पे गाइस बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट डीआर 3090 और टू मिस्टर थॉमस 3090, ये इतना पैसा मिल गया। अब जो पैसा नहीं मिला वो कितना नहीं मिला, इतना ही पैसा, तो वो उसके लिए क्या हो गया जी, बैड डेब्ट अकाउंट डीआर टू मिस्टर थॉमस। बात समझ में आ रही है, 3090 ये बैड डेब्ट हो गया, ये पैसा 7th ऑफ मई को, इतना पैसा 7th ऑफ मई को से रिकवर हो पाया केवल 50%, तो बैंक अकाउंट डीआर टू मिस्टर थॉमस 3090, ये बिल को कैंसिल करने की एंट्री, क्योंकि बिल का पैसा नहीं मिल पाया। तो बात समझ में आ रही है, तो ये कुछ एंट्रीज थी अपने किसकी, जो था अपने रिबेट के बारे में इसमें बात कर ली है, इसमें इंसॉल्वेंट के बारे में बात कर ली, मिस्टर थॉमस इसमें इंसॉल्वेंट हो गए और वो केवल अपने इनके एस्टेट से केवल कितना कवर हो पाया, केवल 50% पैसा कवर हो पाया। ठीक है, तो गाइस ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था क्वेश्चन नंबर इलेक्शन नंबर 6, जो कि था पेज नंबर 6.14 में। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब बात करते हैं अकोमोडेशन बिल के बारे में। अब ये अकोमोडेशन ऑफ बिल का मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब है कि एक पार्टी को पैसे की क्या होती है, जरूरत होती है, मनी की जरूरत होती है, तो क्या करता है कि सामने वाली पार्टी को बोलता है कि आप मेरा एक बिल है उसे एक्सेप्ट कर लो। तो जब वो सामने वाली पार्टी उस बिल को एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो उस बिल को क्या करवा लेता है, डिस्काउंट करवा लेता है बैंक से जाके। तो उसका क्या होता है, जिसको मनी की जो जरूरत होती है वो क्या हो जाती है गाइस, उसकी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो वो बिल बताता है कि कितने महीने का बिल है, ये 2 महीने के लिए उसको जरूरत है या 3 महीने के लिए उसको जरूरत है, तो वो इस तरीके से बिल को सामने वाली पार्टी से बोलता है कि एक्सेप्ट कर ले। सामने वाली पार्टी उस बिल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो उस पैसे को क्या कर लेता है जी, डिस्काउंट करवा लेता है, तो उसकी पैसे की जो जरूरत है पूरी हो जाती है। तो इसे अपन बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है पार्टीज के बीच में। ठीक है ना गाइस, और इसमें और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि बिल मान के चलते हैं वो नहीं पे कर पा रहा है, तो सामने वाली पार्टी से वो एक्सेप्ट करवाता है, तो इस तरीके से बिल का सिस्टम चलता है। तो अपन इसको अपन एक एग्जांपल के तरीके से और अच्छे से समझेंगे। अकोमोडेशन ऑफ बिल म्यूचुअल कंसेंट से किसी एक पार्टी सामने वाली पार्टी को बोलती है कि मेरा बिल एक्सेप्ट कर लो, सामने वाली एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो फिर इस बिल को बैंक से क्या करवा लेता है, ये डिस्काउंट करवा लेता है। तो इस तरीके से उसकी जो मनी प्रॉब्लम है वो हो जाती है सॉल्व। लेकिन गाइस ये होता है म्यूचुअल कंसेंट के साथ। अब गाइस अपन इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, और एग्जांपल से आपको ये अकोमोडेशन जो बिल है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो मैं दोनों जगह पे एंट्रीज की बात करूं तो मैं इसको हटा रहा हूं, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं और दो पार्टीज की बात चलेंगे और दोनों पार्टीज के एंट्रीज अपन साथ के साथ करते चलेंगे। ठीक है ना गाइस, अब बात कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2016 को गॉर्जे ने ड्रॉ कराया बिल
1,80,000 का फॉर 3 मंथ का, और वो भी किससे? ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। बात समझ में आई थी? अपन ने बात करी अभी अकोमोडेशन की, तो म्यूचुअल अकोमोडेशन है इनकी, और हैरी ने वो एक्सेप्ट कर लिया है बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि किसने लिखा? गॉर्जे ने कहा किससे? हैरी से, कि वो उसका बिल क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, और हैरी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर उसी दिन गॉर्जे ने क्या करा? परचेज करा है गुड्स कितने का? 1,81,000 का फ्रॉम जैक से ऑन सेम डेट। उसी दिन गॉर्जे ने क्या करा? 1,81,000 का गुड्स परचेज करा जैक से, और गॉर्जे ने एंडोर्स कर दिया हैरी एक्सेप्टेड टू जैक इन फुल सेटलमेंट। उसने क्या करा? गॉर्जे ने एंडोर्स कर दिया है किसका? जो हैरी वाला जो एक्सेप्ट किया था बिल, उसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। तो अब जरा ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाता है कि कहां से बिल आया है, फिर वो किसने एंडोर्स कर दिया। बात समझ में आई है? हैरी ने बोला था तो यानी हैरी ने एक्सेप्ट किया था बिल। समझ में आ रही बात? तो गॉर्जे के लिए वो बीआर हो गया और हैरी के लिए वो बीपी हो गया। अब गॉर्जे के बाद जो बीआर था, जो कि हैरी ने एक्सेप्ट किया था, तो गॉर्जे ने माल परचेज करा जैक से, और उसने उस बीआर को किसको दे दिया? जैक को दे दिया। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट चलते हैं, और इसने लिखा है ऑन 1 सितंबर 2016 जैक ने परचेज करा गुड्स वर्थ 1,90,000 फ्रॉम हैरी से। उसने 1 लाख, यानी जो जैक था उसने 1,90,000 रुपए गुड्स किससे परचेज करा है? हैरी से। चलते हैं, जैक ने एंडोर्स कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम गॉर्जे टू हैरी। यानी कि इन्होंने क्या करा? जैक से जब गॉर्जे ने परचेज करा था तो गॉर्जे ने बीआर उसको दे दिया था, तो जैक के पास बीआर था। अब जैक ने क्या करा? हैरी से गुड्स परचेज किया है, तो उसने जो गॉर्जे से बीआर आया था वो उसको सेंड कर दिया। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। लिखा है इसमें आगे कि जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम गॉर्जे हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू हैरी। मतलब 1,90,000 का था, 1,80,000 का तो बीआर चला गया, 9,000 उसने कैश इमीडिएटली पेड कर दिया, तो 1,000 रुपीस का क्या हो गया जी? डिस्काउंट हो गया। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2016 हैरी ने परचेज करा गुड्स 2,000 फ्रॉम गॉर्जे से, और हैरी ने पेड कर दिया अमाउंट ड्यू टू गॉर्जे बाय चेक। यानी जो भी अमाउंट निकल रही थी उसको उसने चेक से पेड कर दिया। गिवन द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड गॉर्जे। तो गाइस सबसे पहले अपन एंट्रीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, यहां तो बात कर रहे हैं अपन हैरी के बारे में, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हैरी, और उधर अपन बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ गॉर्जे। ठीक है गाइस, तो बहुत ही आपको समझ में आएगा अच्छे से, और कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, पहली एंट्रीज की बात करते हैं। तो गॉर्जे ने क्या करा था कि एक बिल लिखा था, और हैरी से उसने क्या कराया था जी? एक्सेप्ट कराया था। तो हैरी ने एक्सेप्ट करा, और डेट कौन सी थी जी? 1 जुलाई 2016 तक। अच्छे से समझने का है इसको। एंट्री हैरी के लिए क्या होगी? एंट्री होगी गॉर्जे अकाउंट डीआर टू बीपी अकाउंट, क्योंकि इसने एक्सेप्टेंस दी है, इसको रिसीट हुई है। कितने की है जी? 1,80,000। बात समझ में आ रही है? 1,80,000। गॉर्जे के लिए क्या एंट्री होगी जी? बीआर अकाउंट डीआर और टू हैरी। बात समझ में आ रही है? टू हैरी अकाउंट 1,80,000 का। मैं दोनों के यहाँ पे एंट्रीज आपको सेम करते हुए चल रहा हूँ, अच्छे से इसको समझाते हुए चल रहा हूँ कि 1 जुलाई को इसके यहाँ पे गॉर्जे अकाउंट डीआर टू बीपी, और इसके यहाँ पे जाएगी जी बीआर अकाउंट डीआर टू हैरी अकाउंट, क्योंकि गॉर्जे ने बिल लिखा था, एक्सेप्टेंस हैरी ने दी थी, तो हैरी के लिए जब एक्सेप्टेंस दिया तो उसके लिए बीपी, और गॉर्जे के लिए वो बीआर गया, उसको मिल गया। ठीक है गाइस, तो अपन ने एंट्रीज पोस्ट कर दी है। और उसी सेम डेट को गॉर्जे ने क्या करा है कि गुड्स परचेज करा। गॉर्जे ने क्या करा? गुड्स परचेज करा, और वो भी किससे करा है जी? गुड्स परचेज करा है जैक से। तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डीआर टू जैक अकाउंट। ठीक है गाइस, और वो भी कितने रुपए का गुड्स परचेज करा है जी? 1,81,000 का। बात समझ में आ रही है गाइस? 1,81,000 का गुड्स परचेज करा है। सेम डेट है 1 जुलाई 16। ठीक है, दोनों सेम डेट को ही एंट्रीज पोस्ट हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं जरा आगे। तो इसमें लिखा हुआ है आपके में कि गॉर्जे ने परचेज कर लिया 181, उसके जैक ऑन सेम डेट। गॉर्जे ने एंडोर्स कर दिया हैरी को एक्सेप्टेंसेस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। अब तो भाई थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि गॉर्जे ने क्या करा? 1,81,000 का गुड्स परचेज करा, और उसने उसको ये बीआर दे दिया, जो कि उसके पास किससे आता है? हैरी से। एंट्री क्या पोस्ट हुई? तो एंट्री अपन पोस्ट करेंगे यहाँ पे हैरी, सॉरी जैक को पेमेंट किया है, तो जैक अकाउंट डीआर फुल सेटलमेंट में दिया, तो 1,81,000 था, टू बीआर दे दिया इसने कितने रुपए इसका? 1,80,000 का, जो ये आया हुआ था इसके पास, और इसको कितने रुपए का रिबेट मिल गया गाइस? इसमें रिबेट भी आएगा कितने रुपए इसका? 1,000 का। एक्सचेंज को फायदा हो गया।
आई होप गाइस आपको समझ में आई होगी। इसने एक्सेप्टेंस दी थी तो इसके लिए बीपी, इसके लिए बीआर, फिर उसी डेट सेम डेट को उसने परचेज कर लिया 181 का जैक से, और जैक को बीआर दे दिया जो कि किससे आया था, हैरी से, और एंट्री पोस्ट कर दी जैक अकाउंट डीआर टू बीआर और टू रीबेट। क्यों? क्योंकि फुल सेटलमेंट में इसको दिया है। ठीक है गाइस, और अपन डेट वही है 1 जुलाई 16। तो गाइस अब उसके बाद आगे चलते हैं कि अब क्या लिखा हुआ है, जरा उसको ध्यान से समझते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि 1 सितंबर 16 को जैक ने परचेज करा गुड्स 1,90,000 का हैरी से, एक्सेप्ट द जैक इन फुल सेटलमेंट। परचेज करा 1,90,000 का फॉर हैरी से। तो 1,90,000 की अगर मैं बात करूं 1 सितंबर को, तो गाइस 1 सितंबर 16 अगर हैरी से परचेज करा है किसने, जैक ने, तो इसका मतलब हैरी के लिए वो क्या है, सेल। एंट्री क्या पोस्ट करेगा ये, जैक अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। जैक के लिए परचेज है तो हैरी के लिए सेल है 1,90,000। आ रही है गाइस आपको बात समझ में, 1,90,000। अब उसके बाद अपन आगे चलते हैं। फिर उसने आगे लिखा है कि जैक ने एंडोर्स कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम गॉर्जे से, जो मिला था गॉर्जे से, यानी कि जो इसको बीआर मिला था ये इसने किसको कर दिया, इसको एंडोर्स कर दिया है। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसने 9,000 रुपीस तो कैश पेमेंट कर दिया इमीडिएटली एंड फुल सेटलमेंट ऑफ हैरी। तो अब गाइस जरा थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। ये एंट्रीज पोस्ट होती है 1 सितंबर 16 को, इसने एंट्री जैक, तो जैक से इसको एक तो मिल गया बीआर, तो बीआर अकाउंट डीआर कितने रुपए का मिल गया, तो भैया 1,80,000 रुपए का ये वाला बीआर। ठीक है, इसने कैश कितना दे दिया, कैश अकाउंट डीआर इसने 9,000 इमीडिएटली पेड करा है। ठीक है, और डिस्काउंट अकाउंट, इसको डिस्काउंट कितना मिल गया जी, 1,000 का। और टोटल बात करूं तो 2 जैक से 1,90,000 का पूरा सेटलमेंट हो गया जो इसमें यहाँ पे दे रखा था। इससे बीआर आ गया 1,80,000 का, इसने 9,000 इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दिया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 10,000 दे देते, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 9,000 दे दिए, डिस्काउंट दे दिया इसको 1,000 रुपए का, और जैक जो 1,90,000 से अपने डीआर किया था यहाँ पे सीआर कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर 16 को हैरी ने परचेज करा है गुड्स 2,000 फ्रॉम गॉर्जे से। अब गाइस थोड़ा सा ढंग से समझने की बात करना है। 1 अक्टूबर 16 को हैरी ने परचेज करा है गुड्स किससे, गॉर्जे से, और वो भी कितने रुपए इसका जी, 2 लाख का। तो हैरी के लिए तो परचेज है, तो गॉर्ज के लिए क्या है, सेल्स। तो ये अपने में फर्स्ट कौन सी डेट को जी, 1 अक्टूबर 16 की बात करते हैं जी, 1 अक्टूबर 16। तो ये अपने आप एंट्री पोस्ट करेगा हैरी अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, कितना जी, 2 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है गाइस, 2 लाख, तो ये जी कर दिया 2 लाख। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके लिए ये क्या हो जाएगी, परचेज। तो 1 अक्टूबर 16 को एंट्री परचेज अकाउंट डीआर टू गॉर्जे अकाउंट। ठीक है गाइस, कितने से, 2 लाख से। बात समझ में आ रही है, उसके लिए सेल हो गई और इसके लिए परचेज हो गई। तो गाइस अब एक बात बताते हैं, इससे ये जो बीपी था और यही 180 का बीपी इसके पास लौट के आ गया है, और कितने का जी, बीआर का 180। तो कहने का मतलब है कि ये बीआर और ये बीपी तो कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 180 तो इसको लेने ही थे, किससे, गॉर्जे से, क्योंकि इसने एक्सेप्टेंस दी थी, और बीआर आ गया इस पर 180 का, तो ये 180 और 180 को इससे क्या करा देगा जी, सेट ऑफ करा देगा। तो एंट्री क्या पोस्ट होगी वो अपन बताते हैं यहाँ पे, बीपी अकाउंट डीआर टू बीआर अकाउंट। गाइस बात समझ में आ रही है क्या, कितना, 1,80,000 का। ठीक है गाइस, 1,80,000 का, यानी कि ये जो बीपी था यही इसके पास लौट के ऐसे बीआर आ गया, तो इसने सेट ऑफ करा दिया, ये 1,80,000 का काम कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी ये 1,80,000 रुपए इससे मिले नहीं है, क्योंकि इसने तो जैक को जो सेल करी थी ना, उसने इसको 1,80,000 रुपए दिए थे, तो ये तो जैक से पेमेंट आया है 180 का, तो इसको अपन ने सेट ऑफ कराया है यहाँ पे बीपी अकाउंट डीआर टू बीआर। तो गाइस आई होप कि ये आपको एंट्री समझ में आ गई होगी, और ये जो एंट्री है इसी डेट को होनी थी, यानी कि ये एंट्री 1 सितंबर 16 को ही होनी थी। ठीक है, जो कि मैंने इसके नीचे करी, और 1 अक्टूबर वाली एंट्री इसके नीचे होगी। तो बीपी अकाउंट डीआर टू बीआर 1,80,000 और परचेज अकाउंट डीआर टू गॉर्जे। अब अल्टीमेटली अगर बात करें तो हैरी को गॉर्जे को केवल कितना पेमेंट करना है भाई, 180 तो अपना ही काटेगा जो उसने एक्सेप्टेंस दे रखी थी, 2 लाख रुपए का गुड्स परचेज करा, 20,000 का पेमेंट बनता है वो कर देगा। 1, 10, 16 को जो ये अपने आप में एंट्री पोस्ट करेगा, वो एंट्री पोस्ट करेगा गॉर्जे अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। ठीक है गाइस, कितना रुपए, केवल 20,000 बोल दिया है, जो भी रिमेनिंग पेमेंट था उसे चेक से पेमेंट कर दे गॉर्जे अकाउंट डीआर टू बैंक, और 1, 10, 16 को इसके पास पैसा आ जाएगा, एंट्री पोस्ट करेगा बैंक अकाउंट डीआर टू हैरी अकाउंट। बात समझ में आ रही है गाइस, कितने से, 20,000 रुपए से। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चन था, इसका एक बार रिव्यू दोबारा दे देते हैं। 20,000 रुपीस से ये एंट्रीज यहाँ पे पोस्ट हो गई है। तो गाइस दोबारा से देखो, सबसे पहले क्या करा था, हैरी ने एक्सेप्टेंस दी थी गॉर्जे को,
तो गॉर्ज अकाउंट डियर टू बीपी, इसके लिए बीआर होगा, बीआर अकाउंट डियर टू हैरी। उसी तरह इसने परचेस करा जैक से, परचेस अकाउंट डियर टू जैक 1,81,000। और इसने क्या करा, जो हैरी से इसके बाद जो आया था इसने वो एंडोर्स कर दिया जैक को, क्योंकि जैक से इसने परचेस किया। तो जैक अकाउंट डियर 181 टू बीआर 180, ये वाला फुल फाइनल सेटलमेंट में दिया था, तो उसको 1000 रुपए का रीबेट मिल गया। उसके बाद गाइस क्या हुआ था कि हैरी ने जैक को सेल करी 190 की, तो जैक अकाउंट डियर टू सेल। अब जैक ने क्या करा कि जो बीआर इसके पास पड़ा हुआ था, ये वाला बीआर, ये बीआर इसने इसको दे दिया, तो बीआर अकाउंट दिया कैश, और बचा कुछ जो 10,000 का पेमेंट था, क्योंकि 190 था, 180 का बीआर दे दिया, 10,000 के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में से 9,000 रुपए थे, तो कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया 1000 टू जैक 190। तो जैक का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो बीआर इसके पास आया था अल्टीमेटली वो हैरी वाला ही तो था, तो हैरी ने क्या करा, उसको सेट ऑफ कराया, तो बीपी अकाउंट डियर टू बीआर। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो जैक का जो पेमेंट था वो उसको रिसीट हो गया, इसने बीपी अकाउंट डियर टू बीआर करके 180 वाला जैक का काम कंप्लीट करा दिया। तो अभी भी अगर बात करें तो 1,80,000 रुपए भी उसको किससे लेने थे, गॉर्जे से। तो गॉर्जे से उसने परचेस करी, परचेस अकाउंट डियर टू गॉर्जे 2 लाख, 2 लाख में से उसने अपने 180 काट लिया, बचा कुछ पेमेंट कितना था 20,000, उसने चेक से कर दिया गॉर्जे अकाउंट डियर टू बैंक, अल्टीमेटली सेट ऑफ। और यहाँ पर कितने बैंक अकाउंट डियर टू हैरी, केवल 20,000 से यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि हैरी ने 2 लाख की सेल करी थी, इसके लिए वो 2 लाख की परचेस थी, तो हैरी अब इससे 2 लाख रुपए तो ले नहीं सकता, क्योंकि 180 तो उसको वैसे भी चुकाना है। तो उसने कहा कि काट पीट के जो पेमेंट मिला उसे 20,000 मिला बैंक अकाउंट डियर टू हैरी अकाउंट। तो आई होप कि गाइस ये वाला आपको अकोमोडेशन वाला समझ में आया होगा। ये म्यूचुअल कंसेंट होता है, पार्टीज को हेल्प करता है अगर उनको कोई भी मनी प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है ना गाइस, तो ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो कि पेज नंबर 6.17 पे था। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब बात करेंगे अपन बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक्स के बारे में। तो गाइस इसका ये परफॉर्मा है बीआर बुक का और ये है पीपी बुक, ठीक है गाइस। तो इसका कुछ परफॉर्मा है, अपन जान लेते हैं क्या क्या है इसमें। डेट ऑफ रिसीट, रिसीट की डेट आएगी, वाउचर नंबर आएगा, पार्टी टू हुम रिसीट यानी जिस पार्टी से रिसीट हो उसका नाम आएगा, एक्सेप्टर का नाम आएगा, डेट ऑफ बिल आएगी, ड्यू डेट आएगी, प्लेस ऑफ पेमेंट आएगा, अमाउंट आएगी, लेजर फोलियो आएगा और मोड ऑफ डिस्पोजल यानी जो पेमेंट का जो मोड है वो डिस्पोजल वो क्या रहेगा। ऐसे गाइस बीपी बुक के बारे में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या थी, ड्रॉअर का नाम यहाँ पे पेई आएगा, डेट ऑफ बिल आएगा, ड्यू डेट आएगी, प्लेस ऑफ पेमेंट आएगा, अमाउंट आएगा, एलएफ आएगा और मोड ऑफ डिस्पोजल आएगा। तो गाइस ये है बीआर एंड बीपी। बीआर अपन को पता है डेटा से रिसीट होता है, अपन क्रेडिटर को बीपी पेड करते हैं। तो गाइस ये आपको पता होगी, एंट्रीज अपन ने सीखी हुई है। अब बात कर लेते हैं बिल्स ऑफ कलेक्शन के बारे में। तो गाइस बिल्स ऑफ कलेक्शन का मतलब होता है जो हमारे पास जो बिल आता है, ठीक है, अपन के पास जो बिल रिसीट होता है उसको हम बैंक के पास बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए भेजते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं बिल्स ऑफ कलेक्शन, ठीक है। तो बिल्स ऑफ कलेक्शन यानी कि बात समझ में आ रही है, इसको हम कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेजते हैं, तो एंट्री इसके तभी होती है जब वो उस बिल का पैसा बैंक को क्या हो जाता है जी, रिसीट हो जाता है। अपन उसे बोलते हैं बिल ऑफ कलेक्शन। तो बिल ऑफ कलेक्शन की अगर नॉर्मल अगर बात करें तो बीआर जो होता है, जो रिसीट होता है उसको हम कलेक्शन के लिए भेजते हैं, तो अपन एंट्री पोस्ट करते हैं बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बीआर, ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है, टू बीआर अकाउंट, ये हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया। अब जब इसका पैसा रिसीट होता है तो एंट्री पोस्ट होती है बैंक अकाउंट डीआर टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है गाइस। तो ये रिसीट की एंट्री हो गई, यानी हमने कलेक्शन के लिए भेजा तो बीआर को अपन ने सीआर कर दिया, कलेक्शन को डीआर कर दिया। पैसा जब मिलेगा तो बैंक अकाउंट डीआर टू बिल फॉर कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगर गाइस ये डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे, गाइस क्या हो गया जी, डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे, तो हम क्या करते हैं, बिल यानी कि जो पार्टी यानी कि बिल फॉर कलेक्शन यानी कि जो है तो उस पार्टी का नाम लिखते हैं। तो पार्टी यानी कि जो हमारा डेटर होगा अपन उसको दोबारा से बनाएंगे, डेटर अकाउंट डीआर टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। यहाँ पे बीआर नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीआर हमने सीआर करा था, बात समझ में। जब पार्टी से मिला था तो हमने एंट्री पहली एंट्री करी होगी बीआर अकाउंट डीआर टू डेटर अकाउंट, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे डीआर था, यहाँ सीआर हो गया, तो बिल्स फॉर कलेक्शन है। तो अगर ये पेमेंट रिसीट होता है तो बैंक अकाउंट डीआर टू बिल फॉर कलेक्शन करते हैं, और अगर नहीं होता डिसऑनर तो डेटर को वापस से यानी जो हमने डेटर या सीआर किया था उठा के वापस से डेटर बना लेते हैं, तो डेटर अकाउंट डीआर टू बिल फॉर कलेक्शन ये एंट्री हो जाती है गाइस डिसऑनर के केस में। और अगर पेमेंट मिलता है तो ये वाली एंट्री पोस्ट हो जाती है, क्योंकि बीआर में तो हमें रिसीट होगा तो अपन एंट्री यही तो करते हैं बीआर अकाउंट डीआर टू डेटर, फिर उस बीआर को कलेक्शन के लिए भेजते हैं, पैसा मिलता है, नहीं मिलता है तो डिसऑनर कर देते हैं, तो डेटर को वापस से डीआर और बिल फॉर कलेक्शन को हम सीआर कर देते हैं। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया,
बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये बीपी और बीआर बुक अपन ने समझा दी है। तो गाइस ये जो अपना चैप्टर था बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ये गाइस कंप्लीट हो गया है। तो गाइस अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट में कोई भी समस्या है कि सर इसमें प्रॉब्लम है, पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता दें सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो टॉपिक दोबारा से कवर कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो टेंशन नहीं लेनी क्योंकि अपना जो टारगेट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर करना, और मैंने ये आपसे प्रॉमिस किया कि मैं पूरा फाउंडेशन के अकाउंट्स का जो वीडियोस है वो उसमें आपको दूंगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है गाइस, तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट यानी कि चैप्टर नंबर 6 में ही मिलेंगे, लेकिन यूनिट नंबर 2। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।